सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। सो आज से हम लोग बैंकिंग लॉ की सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। बैंकिंग लॉ में हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। अगर आप बिल्कुल बेसिक्स है, मतलब आपको कुछ भी नहीं मालूम, बैंकिंग का भी नहीं पता, बट आई प्रॉमिस अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर पक्का करेंगे। तो देखिए, बैंकिंग लॉ की इस सीरीज में हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। कुछ आप लोगों को हिंट्स दे देती हूँ, जैसे आप कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, आरबीआई के बारे में, उसके फंक्शन, रोल सारा पढ़ेंगे। कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, बैंक्स के नेशनलाइजेशन यानी कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये सबसे बड़ा टॉपिक है। इसको अगर आपने समझ लिया तो आप आधा बैंकिंग लॉ आप समझ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट को अच्छे से समझेंगे। बैंकिंग कंपनीज क्या होती है, प्रोमिसरी नोट्स, चेक्स, सीआरआर, एसएलआर, कैश क्रेडिट, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टर्म्स होते हैं। और बैंक्स कितने तरीके की, प्राइवेट बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, तो सारा सब कुछ कवर करूंगी इस वीडियो में। ये बिल्कुल एक मतलब इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा। तो इसमें हम लोग नेचर ऑफ बैंकिंग लॉ के डेफिनेशंस, फंक्शंस, बैंक क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ आपको इसका डेफिनेशन मिलेगा, ये सब पता चल जाएगा। और सबसे मेन बात, बैंक के बारे में अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है कि समझ नहीं आ रहा कमर्शियल बैंक क्या हो रहा है, कॉर्पोरेट क्या होता है, स्पेशलाइज्ड बैंक होता है, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, ठीक है, तो इस वीडियो के बाद आपका ये सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सो चलिए लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले देखो, बैंकिंग लॉ को समझने से पहले आपको बैंक क्या होता है ये पता होनी चाहिए। ठीक है, सो अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो बैंक क्या होता है, बैंक और बैंकर का डेफिनेशन बहुत इजी है, एकदम हंसते खेलते समझ लो तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। स्क्रीन में आपको आपका डेफिनेशन दिया जाएगा, उसको आप देखकर एग्जाम में अपनी लैंग्वेज में इजी करके लिख सकते हैं। तो देखो, बैंक जो होता है एक इंस्टीट्यूशन होता है। हम लोग जो जाते हैं बैंक में, एसबीआई हो, पीएनबी हो, बड़ौदा बैंक हो, और भी बहुत सारे बैंक्स जो होते हैं, तो हम लोग अपना खाता खुलवाने जाते हैं, बैंक डिपॉजिट करने जाते हैं, वहां पर हम वहां से लोन लेते हैं। बहुत सारे बैंक के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो बैंक क्या होता है, एक अगर सीधी बात करें तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल क्यों? क्योंकि वो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट देता है, हम लोग वहां पर पैसे वैसे रखते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, यानी हम लोग जो पैसा रखते हैं उसको डिपॉजिट कहा जाता है। तो पब्लिक से पैसे ले, मतलब एक्सेप्ट करके डिपॉजिट करता है। अब वो क्या करता है, अपने पास रखता है नहीं, वो आगे फर्दर लोगों को डिपॉजिट करता है। तो हमारे ही पैसे क्यों, उसके पास भी तो पैसे होंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल रहते हैं बैंक के पास पैसे, हमारे भी कुछ पैसे, पब्लिक के पैसे, सारे पैसे मिला के वो लोग क्या करते हैं, बैंक प्रोवाइड करते हैं लोन्स फर्दर। तो बैंक जो है वो एक इंटरमीडिएटरी का काम करता है, यानी कि हम पब्लिक दूसरे पब्लिक को ही हमारे पैसे लोन दिए जा रहे हैं, बट हम जो पैसे रखते हैं ना, उसका हमें, जो डिपॉजिट रखते हैं उसका हमें इंटरेस्ट मिलता है। और अगर जो लोन लेते हैं उन्हें भी, उनको जो जिसको लोन दिया जाता है वो लोग रिटर्न करते हैं एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी वो पैसे के साथ इंटरेस्ट भी पे करते हैं। तो इसमें क्या होता है, बैंक का क्या फायदा, बैंक का यहाँ पर फायदा ही फायदा है। बैंक का काम होता है प्रॉफिट स्कोर करना, प्रॉफिट गेन करना। तो बैंक को यहाँ से डेफिनेटली प्रॉफिट मिल रहा है, आप पैसे रख रहे हैं। तो बैंक की डेफिनेशन में आप यही लिखोगे कि बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन that accepts deposits from public, provide loans and offer various financial service। इसके अलावा सिर्फ लोन ही नहीं देती है, और भी बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे कि पैसे ट्रांसफर करवाना पड़ता है, अगर आप चेक जाके जमा करते हो बैंक में, बैंक से आप पैसे निकाल सकते हो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट सर्विस, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्रेडिट फैसिलिटीज, आप पैसे रखवा सकते हो। ठीक है, ये सारी फैसिलिटीज आप, बैंक बहुत सारी फैसिलिटीज पब्लिक को देती है। ठीक है, ये जो मैंने पहले कहा इंटरमीडिएरी की तौर पे काम करती है बिटवीन डिपॉजिटर्स एंड बोरोवर्स। बोरोवर्स जो लोन लेते हैं, डिपॉजिटर जो हम पैसे जमा करते हैं, ठीक है, सेविंग अकाउंट में जो डालते हैं, वो डिपॉजिटर्स। एंड क्या करता है बैंक, एक वाइटल रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि कंट्री का एक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। सो आई होप गाइस यहाँ से आपको बैंक और बैंकर समझ में आया होगा। बैंकर क्या होता है, बैंक तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। बैंकर क्या होता है, वो जो वहां पर जो बंदा काम कर रहा है, जो बैंकर वो इंसान होता है जो वहां पर काम कर रहा है उस इंस्टीट्यूशन में और इंगेज रहता है, यानी कि बैंकिंग एक्टिविटीज। वहां जाकर वो फोन व्हाट्सएप नहीं चलाता है, वो बैंकिंग एक्टिविटीज करता है, यानी कि लोन प्रोवाइड करेंगे। सब काम कौन करेगा, बैंक तो एक इंस्टीट्यूशन है, बैंक खुद ब खुद तो काम नहीं करता है। तो उसमें जो लोग काम करते हैं, एम्प्लॉय, वो लोग चलाते हैं, उनको बैंकिंग एक्टिविटीज, उन्हें ही हम बैंकर कहते हैं। ठीक है, वो लोग ही एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट, लोन प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सारे मैनेज करते हैं। आई होप यहाँ आपको पूरा तरीके से क्लियर हो गया होगा।
सब देखो बैंक का जो आप डेफिनेशन एग्जाम में आपको अगर पूछा जाए बैंक या बैंकर, तो आप कहाँ से डेफिनेशन, तो देखो बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 में सेक्शन 5 क्लॉज बी में आपका आपका डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग गिवन है, वो मैं लिख दूंगी, आप वहां से बिल्कुल, सबका इजी है, आप पढ़ लोगे समझ आ जाएगा। सेक्शन देखो 5 ऑफ क्लॉज सी ऑफ द सेम एक्ट, ये डिफाइन करता है बैंकिंग कंपनी। तो क्या है बैंकिंग कंपनी? ऐसी कंपनी है जहां पर बैंकिंग बिजनेस परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। एनआई एक्ट के बारे में, यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसको आप पढ़ेंगे, ये बहुत ही अच्छा एक्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिटेल में। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में भी आपका बैंकर का डेफिनेशन सेक्शन 3 ऑफ द एनआई एक्ट 1881 में गिवन है। क्या गिवन है? अ पर्सन और अ कॉर्पोरेशन दैट कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, यही होता है बैंकिंग बैंकर। ओके, इसके अलावा कुछ देखिए डेफिनेशंस बाय बहुत सारे जो स्कॉलर्स होते हैं, जैसे जॉन पैगेट है, प्रोफेसर किनले है, हार्ट्स है, इनके अलावा और भी बहुत लोग हैं। तो आप इनके बस कॉपी पेस्ट करके थोड़ा याद कर लेना, इजी तरीके से याद करना और एग्जाम्पल लिख कर आना, यही है, ठीक है। नेचर और स्कोप में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत लोग। तो नेचर मतलब तुम्हारा कैसा नेचर है, कैरेक्टर क्या है, ठीक है, क्या क्या है तुम्हारे अंदर। और स्कोप मतलब कहाँ तक फैला हुआ है, क्या क्या कर सकता है। देखो नेचर में क्या क्या है, ये हमारे लिए गाइडलाइंस देता है, फंक्शन बताता है, ठीक है, सुपरवाइज करता है, यानी कि बैंक कैसे चलेगा, बैंकिंग लॉ, जो लॉज बैंक के रूल्स को गवर्न करते हैं वही बैंकिंग लॉ होते हैं। तो बैंकिंग लॉ क्या हमें देता है, इनका नेचर क्या है, गाइडलाइंस देते हैं, सुपरवाइज करते हैं, ठीक है। कस्टमर डिपॉजिट प्रोटेक्शन, जो हम जो नॉर्मल जो पब्लिक डिपॉजिट करते हैं, वो उनका पैसा ऐसे ही दे रहे हो आप बैंक को, आपको पता है ना कि हाँ मेरा पैसा सेफ है, आप घर पे रखोगे चोरी हो जाएगा, मगर बैंक में रखोगे चोरी भी होगा तो बैंक आपको देगा कुछ पैसा, ये आपको पता है, प्रोटेक्शन में है। बहुत लोग तो बैंक में गोल्ड, अपनी सब वैल्यूएबल थिंग्स को भी स्टोर करके रखते हैं लॉकर में, तो रखते हैं ना, तो प्रोटेक्शन देता है, आपको भरोसा है। तो बैंकिंग लॉ है, इसीलिए अगर कोई लॉ नहीं होगा तो आपकी वैल्यूएबल सही रहेंगे, बिल्कुल नहीं। तो देखो मनी स्टेबिलिटी में हेल्प करता है आरबीआई, बहुत सारा, जब जब आरबीआई क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जब जब इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ेगी, आरबीआई क्या करेगा, इन्फ्लेशन महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, ठीक है। मनी सप्लाई यानी कि कितना पैसा मार्केट में आना चाहिए, वरना अनगिनत, अगर आप बहुत लोगों के दिमाग में रहेगा कि आरबीआई तो पैसा छापने की मशीन है, पैसा छाप दो भाई गरीबी दूर हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होगा। गरीबी दूर कैसे होगी, पॉपुलेशन इतना है, आपके पास प्रोडक्ट कम है, इकोनॉमिक्स पढ़ा है ना, प्रोडक्ट कम है आपके पास, तो अगर आपके पास प्रोडक्ट कम है, अगर पैसे सबके हाथ में, अगर आपने पैसे थमा दिए तो क्या होगा, पैसा और ज्यादा, जो चीज आज 10 रुपए की बिक्री हो रही है उसका भाव बढ़ के 100 रुपए हो जाएगा, यही होगा फर्क, हर किसी के पास पैसे होंगे। तो वही चीज है, मनी सप्लाई कैसे होगा नहीं होगा ये सब आरबीआई चेक करती है, बैंकिंग लॉ का काम है ये सब। क्रेडिट कितना जाएगा, कितने लोगों को लोन जाएगा, ऐसे ही नहीं किसी को भी मुंह उठाकर लोन मिल जाएगा। लीगल कंप्लाइंस, बैंक को क्या क्या नियम फॉलो करने, अगर बैंक अपनी नियम का उल्लंघन करती है, वायोलेशन करती है, तो अगर आपके साथ कुछ फ्रॉड होता है तो आप जाके ओम्बड्समैन में कंप्लेन भी कर सकते हैं, आपके पास कंप्लेन करने का राइट है, बहुत सारे राइट्स है, सारा सब कुछ हम कवर करेंगे इस वीडियो में। इसके बाद देख लो स्कोप क्या क्या है। स्कोप क्या है, मैंने जो बोला कि कहाँ तक फैला हुआ है बैंकिंग लॉ, तो देखो बहुत इसका स्कोप जो है बहुत ही वाइडर है, ठीक है। रूल्स रिगार्डिंग बैंकिंग ऑपरेशन, बैंकिंग का ऑपरेशन कैसे होगा, यानी कि पैसा, लेंडिंग मनी, पैसा देना लेन, पैसे का देन लेन होता है, ठीक है। आरबीआई का अपना बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, कैसे कानून बनेगा, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन क्या देगा, डिस्प्यूट अगर हो जाता है, कोई भी अगर दो बैंक के बीच में या कस्टमर और बैंक के बीच में लड़ाई हो गई, कोई भी तरीके का डिस्प्यूट हो गया, तो उसको सॉल्व कहाँ से होगा, बैंकिंग लॉ के तहत होगा, ठीक है। रेमेडीज बहुत सारे दिए गए हैं, कोर्ट, ओम्बड्समैन, ये सब आगे डील होगा। डिजिटल बैंकिंग फंक्शन जो आजकल बहुत ज्यादा, यूपीआई, ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन, तो इन सब के तहत भी देखना साइबर फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो इन सबको रेगुलेट कैसे होता है, बैंकिंग लॉ के थ्रू होता है। अभी आप मोबाइल से ही घर बैठे सब काम कर रहे हो, तो कैसे हो रहा है, साइबर सिक्योरिटी कहाँ से मिल रहा है, बैंकिंग लॉ से ना मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे आपको स्कोप, नेचर मिल जाएंगे। इसके बाद देख लेते हैं फंक्शंस एंड सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब ही होता है इंपॉर्टेंस, ठीक है, और फंक्शंस का मतलब इसका क्या काम है, कार्य क्या है, ठीक है। तो देखो जब भी आपको ऐसे फंक्शंस लिखना पड़े ना, तो प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ देखो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्विस रेंडर्ड बाय बैंक टू इट्स कस्टमर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर फंक्शंस पूछा जाए तो आप वही लिखेंगे, कुछ मिला जुला कर लिख लेंगे, ठीक है। बेसिकली देखो फंक्शंस क्या है बैंकिंग लॉ के, प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। देखो प्राइमरी फंक्शन क्या है, सेकेंडरी को हम लोग
ऑक्सिलरी सर्विस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो प्राइमरी में आपका फर्दर 3 पार्ट है। एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करते हैं सर्विस क्या करती है, एक्सेप्ट करती है सेविंग अकाउंट, आप जाके डिपॉजिट रखते हो, सेविंग अकाउंट, करंट, एफडी, रिकरिंग, ठीक है। सेविंग अकाउंट पैसे बचाने के लिए, करंट क्या है बिजनेस वालों के लिए, फिक्स डिपॉजिट यानी कि अगर आप फिक्स करके रख देते हो इतने साल के लिए कि मैं 2 साल बाद निकालूंगा, अगर आपको अपने बच्चों की पढ़ाई या घर लेना है, पैसे जमा रहे हैं, फिक्स करके रख दिया, इतने साल बाद निकालना है, तो वो फिक्स डिपॉजिट। रिकरिंग बहुत लोग समझ नहीं पाते, तो मनी सेविंग, मंथली मंथली आप कितना सेव कर रहे हो तो उसे हम रिकरिंग कहेंगे, ठीक है। तो ये सारे अकाउंट्स आप ओपन कर सकते हैं। डिपॉजिट कौन लेता है, बैंक लेता है। इसके बाद लेंडिंग सिस्टम क्या क्या है, देखो कैश क्रेडिट, ठीक है। कैश क्रेडिट क्या है, बिजनेस के लिए, मतलब बिजनेसमैन लोग को दिया जाता है शॉर्ट टर्म, ठीक है, सिक्योरिटी, कुछ सिक्योरिटी बैंक ले लेती है कि आप अपनी कुछ सिक्योरिटीज मतलब कोई भी चीज हो सकती है, आप जमा करो मेरे पास एज अ वैल्यूएबल, और उसके बदले में शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है, इसे हम कैश क्रेडिट कहते हैं, ठीक है। बिजनेस के लिए दिया जाता है मेनली। उसके बाद देखो विड्रॉ मनी कैसे होता है, ये फैसिलिटी टू करंट अकाउंट होल्डर, पैसे करंट अकाउंट अगर जिनके पास है तो उन्हें मतलब आप जितना चाहे पैसे निकाल सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। तो आप बिजनेस चला रहे हो तो आपको दिए, सेविंग अकाउंट में एक लिमिट रहता है कि आप इतने लिमिट तक ही निकाल सकते हो, बट करंट अकाउंट में जो है ये बिजनेसमैन को दिया जा रहा है, तो इसीलिए आप चाहे दिन में जितना बार पैसे निकालो, जितनी मर्जी, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो टर्म लोन, जैसे कार, हाउस लोन, कार लोन होता है, ठीक है। इसके अलावा देखो डिमांड लोन जो बैंक देते हैं, डिमांड करके वो वापस लेते हैं। कंज्यूमर लोन रहता है, जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक खरीद रहे हैं या कुछ गुड्स एंड सर्विस खरीद रहे हैं, मोबाइल खरीद रहे हैं, ठीक है, कुछ भी सामान आप इलेक्ट्रॉनिक्स जो ले रहे हैं, तो उसके लिए जो आप लोन पर लेते हैं ना, लोग आईफोन ले रहे हैं लोन पर ईएमआई बांध कर, तो इसे हम कंज्यूमर लोन कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखो रेमिटेंस सर्विस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वाला होता है। देखो इलेक्ट्रॉनिक में होता है, ये क्या होता है, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यानी जो ट्रांसफर होता है ना पैसे, जैसे आप अगर समझो एग्जांपल, आप लोन में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो एजुकेशन लोन चल रहा है आपका, तो आप बैंक के पास जाओगे कि हमारे हर एक सेमेस्टर के आप पैसे देने के लिए जाओगे, तो आपका क्या करेगा वो, क्या ये आपका यूपीआई नहीं करता है, ज्यादातर क्या होता है इसी प्रोसेस के थ्रू, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, इन सब के थ्रू ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि ज्यादा बड़े पैसे रहते हैं ना, 40,000, 50,000, 60,000, या ऐसे ज्यादा कुछ कम ज्यादा, तो इन सब के जो ट्रांसफर करते हैं अपने कॉलेज में बैंक, या फिर कोई भी तरह के बड़े जो लोन वगैरह होते हैं, तो इसी से होता है, ठीक है। तो आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। क्रेडिट क्रिएशन होता है, बैंक क्या करता है, मोर देन दे रिसीव इन डिपॉजिट, यानी कि बैंक ज्यादा बांट देते हैं जितना उनको डिपॉजिट नहीं मिल रहा है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्रेडिट क्रिएशन, यानी कि बैंक ने पैसे इतने ज्यादा लोन पे दिए जितना उन्हें डिपॉजिट नहीं मिल रहा है, तो कुछ पैसे अपनी तरफ से भी दे रहे हैं, ठीक है। तो प्राइमरी फंक्शंस में देखो पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम आ गया, चेक, एनईएफटी, आरटीजीएस, ये सारा आ जा रहा है, ठीक है। कैश क्रेडिट आ रहा है जो मैंने आपको पहले ही समझाया, तो ये सारा आपका फंक्शन हो गया, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंडरी सर्विसेज में आ जाते हैं। तो सेकेंडरी जिसको हम ऑक्सिलरी भी कहते हैं, इसमें भी दो टाइप में बांट लो, एजेंसी सर्विस और जनरल यूटिलिटी सर्विस, ठीक है। तो देखो एजेंसी सर्विस में क्या लिखना है, कलेक्शन ऑफ चेक्स, ठीक है, चेक को कलेक्ट किया जाता है ना। सेकेंडरी, प्राइमरी सर्विस में तो बहुत ही बेसिक्स सारा जो वो लोग प्राइमरी सर्विस दे रहे हैं, सेकेंडरी में क्या हो रहा है, थोड़ा प्रोफेशनल बन रहे हैं, क्या चेक कलेक्ट कर रहे हैं, पेमेंट ऑफ बिल्स, फोन्स, टैक्स, इलेक्ट्रिक बिल्स, ये सब भी कहाँ से हो रहा है, बैंक के थ्रू हो जाता है ना, बिल भरना है बैंक से हो जा रहा है, ठीक है। एक्टिंग एज अ ट्रस्टी, ठीक है, मैंने मैनेजिंग विल ऑफ द डिसीज्ड क्लाइंट एज ट्रस्टी, समझो कोई इंसान मर गया, तो ट्रस्ट और ट्रस्टी क्या होता है, देखो ट्रस्टी वो लोग होते हैं ना, एज ट्रस्टी बन के आप किसी के बिहाफ में, यानी कि कोई प्रॉपर्टी है आप ट्रस्टी बने हैं, ठीक है, यानी कि आपको कुछ समय के लिए वो प्रॉपर्टी दी गई है कि आप देखभाल करो, किसी के बिहाफ में आप उसकी टेक केयर कर रहे हो, जब वो इंसान एलिजिबल हो जाएगा जिसकी है प्रॉपर्टी, उसको वापस बाद में ट्रांसफर हो जाएगी, तो तब तक जो आपने काम किया है ना, वो उस चीज का मालिक नहीं है, फुल ओनरशिप नहीं है, बस एज अ ट्रस्टी आप काम कर रहे हैं, तो ट्रस्टी, बैंक भी ट्रस्टी बन के काम करता है किसी के बिहाफ में, ठीक है। तो अगर समझो कोई बंदा मर रहा है तो उसने बैंक को ट्रस्टी बना दिया कि बाद में इतने सालों तक बैंक के पास रहेंगे पैसे, बाद में ट्रांसफर हो जाएगी किसी और को, ठीक है। तो ट्रस्ट के तौर पर भी बैंक काम करता है। इसके अलावा देखो जनरल यूटिलिटी सर्विस, जैसे सेफ डिपॉजिट, लॉकर का ऑप्शन है, आप कोई वैल्यूएबल चीजें अपनी रखवा सकते हैं बैंक में। लेटर ऑफ क्रेडिट,
ठीक है। बैंक आपको लोन कहीं से बड़ा लोन वोन दिलवाने के लिए भी लेटर वेटर लिखवा के हेल्प करवाते हैं, ठीक है। मर्चेंट बैंकिंग फैसिलिटी भी मिलता है। फॉरेन एक्सचेंज, अगर आपने बाहर से कोई पैसा कमा कर लाए हो तो वो कहाँ से आप एक्सचेंज करेंगे, बाहर से आप डॉलर कमा के लाए हो तो ये आपको बैंक हेल्प करती है कि आपको इंडियन रुपीज दिया जा रहा है, आप आके ऐश मौज करो। या फिर बाहर से जो लोग घूमने आते हैं उनको भी पैसे दिए जाते हैं कि आप भी लो करेंसी, यहाँ की इंडियन करेंसी घूमो, फिर जाते वक्त अपनी डॉलर में कन्वर्ट करके लेके चले जाना, ठीक है। अब देखो मॉडर्न इरा में क्या क्या सर्विस है, थोड़े सर्विसेज चेंज हो गए हैं बैंकिंग के। डिजिटल केवाईसी, आप घर बैठे केवाईसी कर सकते हो, लोन प्रोसेस करवा सकते हो, ई वॉलेट आ गया है, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, ये सारे सर्विसेज क्या हो रहा है, बैंक दे रहे हैं ना, तो बैंकिंग के ये सारे सर्विसेज है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा देख लो टाइप्स ऑफ बैंक्स, ये तो बहुत बेसिक्स है, बहुत लोगों को पता होगा, बट अगर जिन्हें पता नहीं है बैंक्स के बारे में, उतना कंफ्यूज रहते हैं कमर्शियल, प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर क्या क्या होते हैं, तो बहुत ही छोटे में बता रही हूँ। देखो बैंक के 4 काइंड होते हैं। देखो एक होता है सेंट्रल बैंकिंग, ये मेन है। सेंट्रल मतलब एकदम मेन, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जैसे देखो आरबीआई है हमारा सेंट्रल बैंक, हमारा सेंट्रल में काम करता है ना, सेंट्रल लेवल और एक स्टेट लेवल होता है, तो वो सेंट्रल लेवल पे काम करता है आरबीआई। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का सेंट्रल बैंक है। ये सारे इसके अंडर पे ही सारे बैंक काम करते हैं, ठीक है। को पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड फॉरेन बैंक, इसको भी हम लोग देखेंगे। इससे पहले देखो पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होते हैं, जो सरकारी बैंक होते हैं, ठीक है। सरकारी बैंक अभी देखो कुल मिलाकर 12 सरकारी बैंक अवेलेबल है, ठीक है। 12 सरकारी बैंक के नाम मैं बता रही हूँ, लिख लेना क्योंकि फिर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हो। 12 सेक्टर बैंक, जो पब्लिक सेक्टर बैंक सरकारी बैंक क्या क्या है, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई को तो मालूम है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, थर्ड है बैंक ऑफ बड़ौदा, फोर्थ है बैंक ऑफ इंडिया, फिफ्थ है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उसके बाद कनाडा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये सारे हो गए 12 पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है। इसके बाद आ जाओ प्राइवेट सेक्टर बैंक, जो प्राइवेट रहते हैं, प्राइवेट बैंक, इनके पीछे भी कहानी है, इवोल्यूशन में पढ़ेंगे, अभी इतना ही समझ लो। प्राइवेट बैंक के नाम देख लो, जो प्राइवेट शेयर होल्डर मिलकर चलाते हैं, ठीक है। जो गवर्नमेंट, सरकारी बैंक को तो गवर्नमेंट चलाती है, ये समझ गए। प्राइवेट बैंक जो बहुत सारे लोग, अमीर लोग क्या कर रहे हैं, पैसे एक जगह इन्वेस्ट करके एक बैंक खोल लिया, तो वो प्राइवेट बैंक हो गए ना। तो प्राइवेट बैंक के कुछ देखो 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है अभी के तौर पर। तो क्या क्या नाम है, नाम देख लो, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, सीएसबी बैंक जिसका नाम है, फुल नेम है कैथोलिक सीरियन बैंक, इसके बाद सिटी यूनियन बैंक, डीसीबी बैंक, इसके बाद धनलक्ष्मी बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। एचडीएफसी बैंक जो है वो भी टॉप है, ठीक है। ये सारे कुछ टॉप बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, कर्नाटका बैंक, करूर विसिया बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, नैनीताल बैंक, आरबीएल बैंक, ठीक है, साउथ इंडियन बैंक, यस बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, इंडसइंड बैंक, ठीक है। ये 21 बैंक है। इसके अलावा देखो कितने सारे बैंक है, उसकी मैं लिस्ट बता रही हूँ, ये सब तुम याद कर लेना। प्राइवेट बैंक और पब्लिक बैंक तुम्हें याद करके अगर तुम एग्जाम में लिख रहे हो ज्यादा मार्क्स मिलेगा। इसके अलावा 44 फॉरेन बैंक है, टोटल 128 शेड्यूल बैंक है, ठीक है, इंडिया में, जो कि आरबीआई के अंडर में काम कर रहे हैं, जिनमें से 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, सरकारी बैंक है, 21 तुम्हारे प्राइवेट बैंक है, मैंने नाम बता दिए। 44 फॉरेन बैंक है, इसके नाम मैं नहीं बताऊंगी, ये खुद देख लेना। 44 फॉरेन बैंक है। 28 रीजनल रूरल बैंक है, ग्रामीण बैंक, ठीक है, जो ग्राम में होते हैं, ठीक है। अब देखो 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक, जैसे कि छोटे छोटे बैंक के नाम 12 है, ये जैसे 2 बैंक के नाम बता रही हूँ, उज्जीवन या उत्कर्ष बैंक, ऐसे छोटे छोटे बैंक होते हैं। 6 पेमेंट बैंक है जो पेमेंट में हेल्प करते हैं। 2 लोकल एरिया बैंक होते हैं। इसके अलावा 3 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। इसमें फर्दर जो है देखो 3 क्या क्या है, डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन जैसे एचडीएफसी, आईसीआई, इसमें तुम जाके पैसे डिपॉजिट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्चुअल इंस्टीट्यूशन जैसे एलआईसी, पेंशन, रिटायरमेंट फंड, ठीक है। तो ये सारे तुम्हारे 128 शेड्यूल बैंक है, इसमें कुछ मिसिंग है तो खुद देख लेना वो सब। जो मैं बात कर रही थी सेंट्रल बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, ये मेन है। इसके बाद देखो कमर्शियल बैंक, जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कमर्शियल बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, अरे भाई सब समझो, इजी है। कमर्शियल बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक तुमने समझ लिया, आरबीआई है जो मेन बॉस है, ये सबको चला रहा है, ठीक है। कमर्शियल बैंक क्या है, इसका एम है प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है,
प्रॉफिट मेकिंग मतलब प्रॉफिट कमाने का इसका मेन एम होता है। इसमें तुम्हारा सरकारी भी रहते हैं, प्राइवेट भी रहते हैं, ठीक है। देखो डिपॉजिट लेना, लोन देना पीपल को, जैसे एसबीआई, देखो एसबीआई सरकारी बैंक है, यूनियन बैंक है, इसमें तुम्हारा प्राइवेट बैंक भी आता है, एचडीएफसी भी पैसे देते हैं तुम्हें, आईसीआईसीआई भी पैसे देते हैं। यहाँ पर भी आके तुम देखो, अब तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जिस भी बैंक में, प्राइवेट में जाना है या पब्लिक में जाना है, ठीक है। सारे ही कमर्शियल बैंक है। इसके बाद देखो कमर्शियल बैंक का एक बहुत बड़ा इतिहास है, वो सब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इवोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो देखो इसके बाद आता है कॉर्पोरेटिव, ठीक है। कॉर्पोरेटिव क्या है, इसका ये जो बैंक है ना, ये आई थी वेलफेयर के लिए, यानी कि आप सबके लिए अच्छा काम करने के लिए, वेलफेयर, सबका कल्याण करने के लिए आई थी, ठीक है। इजी क्रेडिट गरीबों को, फार्मर को, रूरल एरिया में यानी कि ग्रामीण एरिया में, जहाँ पर गरीबों को पहले क्या होता था, सब सिर्फ अमीरों को मिलता था, गरीबों को नहीं मिलता था। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये क्या हुआ, इजी क्रेडिट गरीबों के लिए बनाया गया था, यानी कि जहाँ पर भी रूरल एरियाज में जहाँ पर मिलते नहीं है ना, तो वहां पर कॉर्पोरेटिव बैंक, अभी तो फिलहाल कॉर्पोरेटिव बैंक आपका अर्बन एरिया में भी अवेलेबल है। इसके अलावा और एक तरीके के बैंक आता है स्पेशलाइज्ड बैंक, इसका कुछ स्पेशल पर्पस होता है, उसमें हम बात नहीं कर रहे हैं। ये मेन है तुम्हारा कमर्शियल बैंक में तुम्हारा प्राइवेट पब्लिक सब आता है, ठीक है। और सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई, इसको सोच लो। कॉर्पोरेटिव बहुत कम है, अभी उसमें ज्यादा नहीं है। मेन है तुम्हारा कमर्शियल और सेंट्रल, सेंट्रल एक ही है आरबीआई, और कमर्शियल के अंदर तुम्हारा पब्लिक सेक्टर बैंक जो 12 है, प्राइवेट सेक्टर बैंक जो 21 है, फॉरेन बैंक 44 है। इसके अलावा मैंने सब कुछ बता दिया, ठीक है। तो यहाँ ये वीडियो गाइस यही पे एंड हो रही है। इसमें मैंने तुम्हें बैंकिंग लॉ के सारे बेसिक्स, स्कोप्स वगैरह, बैंक क्या होता है, लॉ क्या होता है, सब बता दिया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इवोल्यूशन पढ़ेंगे। अगर तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।